हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम आगे फर्दर करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पार्ट 6, राइट। तो इसके अंदर बेटा हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज प्रोविजंस रिलेटेड टू हजारियस प्रोसेसेस। अब ये जो टॉपिक है ये कब आया था? ये जो नया फैक्ट्री एक्ट आया था 1987 के अंदर, अमेंड हुआ था फैक्ट्रीज एक्ट 1987। उसके अंदर एक नया चैप्टर जो है वो इंसर्ट किया गया, दैट इज चैप्टर 4, और उसी का नाम है मेकिंग प्रोविजंस रिलेटिंग टू हजारियस प्रोसेसेस, राइट। अब इसके अंदर क्या है, हजारियस प्रोसेसेस का जो मतलब है, मीनिंग है, वो बताया गया है सेक्शन 2(c)(b) के अंदर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज स्पेसिफाई करी गई हैं, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज स्पेसिफाई करी गई हैं, उनके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस और एक्टिविटीज कैरीड आउट की जाती हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज स्पेसिफाइड की गई हैं, उनके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज या प्रोसेसेस कंडक्ट की जाती हैं, जब तक उनकी केयर नहीं की जाएगी, अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन, वो क्या कर सकती हैं? वुड कॉज मटीरियल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है एडवर्स इफेक्ट टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन्स वर्किंग देयर इन। तो मतलब हैजार्डियस प्रोसेसेस किसकी बात करें? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज कवर होती हैं, अगर उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाएगी तो उनके अंदर होने वाली प्रोसेसेस क्या कर सकती हैं? एडवर्सली इफेक्ट कर सकती हैं हेल्थ ऑफ द पर्सन्स को जो उसके अंदर काम करते हैं, और तो और ये पॉल्यूशन कर सकती हैं टू द जनरल एनवायरनमेंट। क्लियर? तो इसीलिए कुछ प्रोविजंस बताई गई चैप्टर 4 के अंदर। तो फर्स्ट प्रोविजन हम करने जा रहे हैं इसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी, सेक्शन 41A। तो इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म करती है, साइट अप्रेजल कमेटी। साइट का क्या मतलब होता है? जहां पे हमने इनिशियली अपनी फैक्ट्री को लोकेट करना है, कहते हैं ना कि आपके फैक्ट्री की साइट कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएटेड है, उसे साइट कह देते हैं। तो कहते हैं अगर आपने फैक्ट्री सिचुएट करने के लिए अपनी साइट के रिगार्डिंग परमिशन लेनी है, तो क्या होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 14 मेंबर्स की एक कमेटी बनाएगी। 14 मेंबर्स अब याद करने वाले हैं हम। तो सबसे पहला जो चीफ इंस्पेक्टर है वो चेयरमैन का रोल प्ले करता है उस कमेटी के अंदर। दूसरा है काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव, आपने वर्ड याद कर लेने हैं, रिप्रेजेंटेटिव। तो पहला रिप्रेजेंटेटिव लिया जा रहा है वाटर पोल्यूशन बोर्ड से, और वो जो सेक्शन 3 के अंदर अपॉइंट किया जाता है। अब सिमिलरली दूसरा भी वाटर पोल्यूशन बोर्ड से लिया जा रहा है, लेकिन वो वाला जो अपॉइंट होता है अंडर सेक्शन 4। क्लियर? फिर रिप्रेजेंटेटिव लिया जा रहा है एयर पोल्यूशन बोर्ड का, ठीक है, उसमें जो अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्शन 3, एंड सिमिलरली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एयर पोल्यूशन बोर्ड, ठीक है, और जो अपॉइंट किया गया अंडर सेक्शन 5। तो पहला हमने किया चेयरमैन जो कि चीफ इंस्पेक्टर ही होता है, फिर हमने 2 रिप्रेजेंटेटिव लिए वाटर पोल्यूशन बोर्ड में से, सेक्शन 3 एंड 4, फिर हमने 2 रिप्रेजेंटेटिव लिए एयर पोल्यूशन बोर्ड में से, सेक्शन 3 एंड 5। फर्दर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव होता है फ्रॉम मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्लियर? फिर एक एक्सपर्ट लिया जाता है जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ की फील्ड में एक्सपर्ट होता है। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता है फ्रॉम टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट लिया जाता है जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है ऑफ द हजारियस प्रोसेसेस। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता है लोकल अथॉरिटी से, जो कि मतलब जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हमारी फैक्ट्री की साइट है उसी ज्यूरिसडिक्शन का एक पर्सन, एक रिप्रेजेंटेटिव लिया जाता है फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल अथॉरिटी विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन, जिसकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है। और इसके अलावा 3 ऐसे पर्सन्स जिनको रिकमेंड करती है स्टेट गवर्नमेंट, विच डीम्ड टू बी फिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, 14 मेंबर्स की। वो कमेटी का काम क्या होता है? वो अपनी रिकमेंडेशंस देती है, लाइक कि अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जिस साइट के लिए पर्सन ने अप्लाई किया है कि इस साइट के ऊपर मेरी फैक्ट्री बनानी है मैंने, तो उसको अप्रूवल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए।
तो वो जो रिकमेंडेशंस हैं वो किसको देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देती है। ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को देती है। और कितने दिनों के अंदर अंदर देनी होती है, जब इनको अपॉइंट कर दिया ना कि आपने रिकमेंडेशन बना के देनी है, ठीक है, मतलब यहाँ जब उस पर्सन की एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई, जो पर्सन अपनी फैक्ट्री के लिए साइट के रिगार्डिंग अप्रूवल लेना चाहता है, ठीक है, जिस दिन उसकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई उस दिन से लेके 90 डेज के अंदर अंदर उसको जवाब मिल जाएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी पहली प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन हमारे पास आती है कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर, सेक्शन 41B। तो कुछ बातें हैं जो ऑक्यूपायर को पहले डिस्क्लोज करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहली बात, वो इन्फॉर्म करे पहले से रिगार्डिंग द डेंजर एंड हेल्थ हजार्ड्स अराइजिंग फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर प्रोसेसेस, कि उसकी फैक्ट्री के अंदर जब भी मटेरियल को हैंडल किया जाएगा या स्टोर किया जाएगा या कुछ भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा या कोई भी प्रोसेस जिसके थ्रू डेंजर या हेल्थ हजार्ड पॉसिबल है, तो वो पहले से इनके बारे में इन्फॉर्म करे। फिर उसने डिस्क्लोजर करने हैं किसके रिगार्डिंग, ये डिस्क्लोजर किसको करना है, ठीक है, वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री को पता होना चाहिए, चीफ इंस्पेक्टर को इसके बारे में पता होना चाहिए एंड लोकल अथॉरिटी को पता होना चाहिए। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही ऑक्यूपायर पहले से बताए हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसे बताना पड़ेगा कि ये हजार्ड्स हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, और उसी हजार्ड के अगेंस्ट उसने क्या पॉलिसी पहले से प्रिपेयर करके रखी है या अपने पास बैकअप प्लान रखा है उसने, ठीक है। फिर आ गया एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, झोल नहीं होना चाहिए इन्फॉर्मेशन के अंदर। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, स्पेसिफिकेशंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट, कि उसकी फैक्ट्री में से किस तरह का वेस्ट निकलेगा और वो उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज ऑफ करेगा, किस मैनर में डिस्पोज ऑफ करेगा, इसके बारे में भी उसने पहले डिस्क्लोज करना है। एंड एवरी सच ऑक्यूपायर शेल with the approval of the chief inspector draw up on site emergency plans। तो कहते चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन से या अप्रूवल से ऑक्यूपायर को क्या करना है, अपनी फैक्ट्री के अंदर ही ना एक साइट इमरजेंसी प्लान लगाना है, साइट इमरजेंसी प्लान, ठीक है। और अगर कोई डिजास्टर होता है तो डिटेल लगानी है पूरी कि कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स ऑक्यूपायर ने लिए हैं अगेंस्ट एनी डिजास्टर, राइट। फिर आता है ये जो बातें हैं ये किसको पता होनी चाहिए, मतलब कि रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्लान, ठीक है, साइट इमरजेंसी प्लान एंड रिगार्डिंग द डिजास्टर कंट्रोल मेजर्स, ये बातें किसको पता होनी चाहिए, एक तो पता होनी चाहिए वर्कर्स को, दूसरी जनरल पब्लिक को इन द विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है सराउंडिंग, मतलब जहां पे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी गई है उसके आसपास का एरिया, उसकी सराउंडिंग्स, राइट। तो सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उनको भी पता होने चाहिए कि इमरजेंसी प्लान क्या है और क्या कंट्रोल मेजर्स ऑक्यूपायर ले रहा है। क्लियर। थर्ड प्रोविजन बेटा हमारे पास आती है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हजारियस प्रोसेसेस, सेक्शन 41C। तो कहते जितने भी वर्कर्स उसके पास काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे वर्कर्स के। क्लियर। और रिकॉर्ड्स किसके रिलेटेड होने चाहिए कि कौन कौन से वर्कर्स, उन वर्कर्स के जो एक्सपोज्ड टू एनी केमिकल, टॉक्सिक और एनी अदर हार्मफुल सब्सटेंस है, मतलब जितने भी वर्कर्स एक्सपोज्ड हैं डेंजरस या हजारियस प्रोसेसेस में, उन सब का अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड बना के रखे, कि मतलब जो प्रोसेसेस में उनको डाला गया है उस प्रोसेस की वजह से उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट तो नहीं हो रही। और ये रिकॉर्ड जो वो बनाएगा वो असेसिबल होना चाहिए टू द वर्कर्स ऑल्सो, वर्कर्स को भी पता होना चाहिए कि वो रिकॉर्ड कहाँ पे रखा गया है। क्लियर। और ऑक्यूपायर ने अपॉइंट करना है पर्सन जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हजार्ड्स को हैंडल करने का, ठीक है। ऐसा पर्सन अपॉइंट करना है जिसके पास क्वालिफिकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है इन हैंडलिंग हजारियस सब्सटेंसेस। फिर आ जाता है कॉम्पिटेंट टू सुपरवाइज सच हैंडलिंग, और वो पर्सन इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए ताकि वो सुपरवाइज भी कर सके, ठीक है, हजारियस सब्सटेंसेस को हैंडल भी कर सके और सुपरवाइज भी कर सके।
और तो और ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे अपने वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए, राइट। फिर आ गया, इससे पहले नेक्स्ट पॉइंट देखो, बिफोर सच वर्कर इज असाइंड टू अ जॉब, मतलब अगर किसी पर्सन को वो हैजार्डियस सब्सटेंस वाली जॉब में डालने वाला है, डालने से पहले बिफोर सच वर्कर इज असाइंड टू अ जॉब, उससे पहले क्या करना है, उसका प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना है। तो तभी तो पता चलेगा कि उस हैजार्डियस सब्सटेंस से उसको कोई प्रॉब्लम हुई है या पहले से थी। अगर पहले से किसी को प्रॉब्लम है तो उसको उस हैजार्डियस सब्सटेंस वाली जॉब में डालना ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए उसको हैजार्डियस जॉब में डालने से पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्लियर? नाउ फोर्थ, वी हैव पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमेटी। अभी तक जितने भी पॉइंट्स हमने करे थे दैट वाज रिलेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। अब पहला पॉइंट ऐसा आया है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, सेक्शन 41D, राइट। तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाए, इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंक्वायरी कमेटी बना सकती है जो कि इंक्वायरी कंडक्ट करेगी ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। ठीक है, और वो कमेटी क्या क्या व्यू होता है, फाइंडिंग आउट द कॉजेज, मतलब अगर कोई फेलियर हुआ है या निग्लिजेंस करी है ऑक्यूपायर ने, ठीक है, तो कॉज क्या था, वो डेंजर अकर होने का कॉज क्या था, वो कमेटी फाइंड आउट करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो कमेटी है सिर्फ अपनी एडवाइस दे सकती है, अपना फैसला नहीं सुना सकती। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अपॉइंट करा है तो ये कमेटी सिर्फ अपनी एडवाइस दे सकती है। क्लियर? उसके बाद आ गया इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, सेक्शन 41E। अब इसमें भी कौन रोल प्ले कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई भी स्टैंडर्ड या फिर इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं, तो वहां पे इस इतने बड़े बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह सकती है? किसको? डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स बनाओ जो इमीडिएटली इंप्लीमेंट करे जाएंगे फैक्ट्री के ऊपर। क्लियर? इमरजेंसी स्टैंडर्ड्स, इन्फोर्समेंट ऑफ सुटेबल स्टैंडर्ड, मतलब इमीडिएटली इन्फोर्स करे जाएंगे फैक्ट्री के ऊपर टू कंट्रोल सच हजार्डियस प्रोसेसेस। फिर सिक्स्थ हमारे पास आता है परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सेक्शन 41F। मतलब जो केमिकल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी लिमिट क्या होती है यूज करने की, तो जो वो लिमिट है ना, वो वैल्यू सेकंड शेड्यूल के अंदर इंडिकेट करी गई है, सेकंड शेड्यूल के अंदर बताई गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है, ये राइट है कि वो नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके उस वैल्यू को चेंज कर सकती है, बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, सेक्शन 41G। ठीक है, तो कहते ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी बनती है कि हर एक फैक्ट्री में वो एक सेफ्टी कमेटी अपॉइंट करे। ठीक है, वो सेफ्टी कमेटी का क्या काम है? वो सेफ्टी कमेटी कॉपरेशन प्रमोट करेगी बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ताकि प्रॉपर सेफ्टी एंड हेल्थ मेजरमेंट को मेंटेन करके रखा जा सके। ठीक है, और इस सेफ्टी कमेटी का क्या काम होगा? टू रिव्यू periodically द मेजर्स टेकन इन दैट बिहाफ, कि जो भी मेजर सेफ्टी के लिए जा रहे हैं उनको वो periodically रिव्यू करे साथ साथ में, ये कमेटी का काम है। क्लियर? फिर हमारे पास आ जाता है राइट ऑफ वर्कर्स टू वॉर्न इमिनेंट डेंजर। इमिनेंट डेंजर हमने पहले भी करा है पिछली वीडियोस में, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पिछली वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि इमिनेंट डेंजर का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, मतलब कोई ऐसा डेंजर जो होने वाला है या खतरा लग रहा है कि ऐसा डेंजर हो सकता है। तो इन केस ऑफ इमिनेंट डेंजर वर्कर क्या करे? फटाफट से जाके ऑक्यूपायर को नोटिस दें, उनको बताएं ऑक्यूपायर को कि हमें लग रहा है कि ऐसा डेंजर हो सकता है, और इंस्पेक्टर को भी नोटिस प्रोवाइड करें। वर्कर्स पहले अपने ऑक्यूपायर को दें नोटिस, फिर इंस्पेक्टर को दें। फिर कहते हैं ये ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि वो इमीडिएट रेमेडियल एक्शन ले।
और कहीं पे अगर ऑक्यूपायर को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा कोई इमिनेंट डेंजर नहीं होने वाला, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब भी ऑक्यूपायर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फटाफट से नियरेस्ट इंस्पेक्टर के पास जाए और उसे बताए कि वर्कर्स को ऐसा लगता है कि इमिनेंट डेंजर होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा। तो फिर जो भी डिसीजन उसका नियरेस्ट इंस्पेक्टर का डिसीजन होगा वो हमेशा फाइनल ही कंसिडर किया जाएगा। नाइन्थ वन इज पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हजार्ड, सेक्शन 87A। अगर इंस्पेक्टर को कहीं पे भी लगता है कि जो फैक्ट्री की कंडीशन है वो ठीक नहीं है, कंडीशन इन अ फैक्ट्री आर सच दैट दे मे कॉज अ सीरियस हजार्ड, फैक्ट्री की कंडीशन इस तरह की है कि वो सीरियस हजार्ड कर सकती है, तो जो इंस्पेक्टर है वो ऑक्यूपायर को डायरेक्ट कर सकता है नॉट टू एम्प्लॉय एनी पर्सन, कि उस फैक्ट्री के अंदर या जहां पे भी उसे लग रहा है कि ये सही नहीं है वर्कर्स के लिए, तो इंस्पेक्टर कह सकता है कि प्रोहिबिट कर सकता है कि वर्कर्स को वहां पे काम नहीं करने देना, या फिर वो मिनिमम नेसेसरी वर्कर्स को अलाउ भी कर सकता है जहां पे मतलब कि काम चल ही नहीं सकता, कि कम से कम इतने बंदे तो चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ही काम रुक जाएगा, तो वहां पे वो अलाउ भी कर सकता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स को, वर्कर्स को। और ये जो काम ना करने वाला ऑर्डर इंस्पेक्टर देता है वो सिर्फ 3 डेज के लिए वैलिड होता है, क्लियर, और वो आगे वैलिड तभी होगा अगर चीफ इंस्पेक्टर उसे एक्सटेंड कर दे, क्लियर हुआ। इंस्पेक्टर जो प्रोहिबिशन वाला ऑर्डर देता है वो सिर्फ 3 दिन के लिए वैलिड होता है, और अगर फर्दर इंस्पेक्टर चाहता है कि आगे भी काम ना हो, तो जब तक चीफ इंस्पेक्टर उसे एक्सटेंड नहीं करेगा तब तक वो 3 दिनों के बाद वो उसकी जो है खत्म हो जाएगी, जो भी उसने बोला है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्लियर। फिर आ गया, अगर कोई पर्सन नहीं सेटिस्फाई है इंस्पेक्टर के इस डिसीजन से तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और क्या कहते हैं, जहां पे भी कोई पर्सन है जिसने सफर किया है, मतलब ये 3 दिन का जो काम बंद रहा और उसने सफर किया, उसकी वेजेस, ठीक है, या अदर बेनिफिट्स, तो दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स, तो वो पर्सन बिल्कुल हकदार है वेजेस का और अदर बेनिफिट्स का, क्लियर हो गया। तो ये था टॉपिक रिगार्डिंग हजारियस प्रोसेसेस। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड शॉर्ट नोट्स ऑफ कॉमर्स। एंड थैंक यू so much for watching. Have a nice day. Thank you.